जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ जो सितंबर में एग्जाम पड़ा था मंथली, उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करो। तो जो भी विद्यार्थी 10th का तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए खास इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यानी जो कुछ भी नहीं पढ़े, जो पढ़े उसके लिए भी वीडियो खास इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो में बनाए रहिएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है बाबू, समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करने पर x और y का मान प्राप्त होगा। x और y का मान पूछ रहा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है बाबू 14 दिया हुआ है। दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो सोचिए MCQ टाइप में दिया है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में तो पूरा सिंपल ही होगा। ठीक है, देखिए कट गया बाबू, 2x बराबर कितना हो गया 18। तो यहाँ से x का मान निकला 9 दूनी 18। अब 9 पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, ये दो में कोई भी पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान अगर समीकरण 1 में पुट कर देंगे, यहाँ 9 प्लस y बराबर 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 9। तो y का मान कितना आ गया 5। तो कहने का मतलब हमको x बराबर क्या आ गया 9 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, x बराबर 9 y बराबर 5। देखिए पहला ही ऑप्शन हो गया। यानी ए नंबर का ऑप्शन, एक नंबर का ऑप्शन क्या हुआ ए नंबर, तो सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है बाबू, अंतर 26 है। यानी क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना हो तो रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण होगा। अब देखिए क्या है, मान लीजिए दो संख्या उसका अंतर, जैसे मान लीजिए आपको पास 5 रुपया है, मेरे पास 3 रुपया है, तो दोनों के बीच के अंतर कितना है 5 और 3 के अंतर 2 का। तो अंतर के मतलब क्या होता है, घटाव होता है। क्या होता है, घटाव। तो वही कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। तो मान लीजिए हम पहला संख्या मान लिए x मान लिए, दूसरा संख्या मान लिए y, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ बाबू 26 दिया हुआ है। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या करा, एक संख्या दूसरी संख्या को तिगना है। अरे एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरा के बराबर नहीं है, दूसरा यही है, दूसरा पहली संख्या है दूसरी संख्या, तो दूसरा के तिगना है, तो 3 से गुना कर दीजिए। तो x इक्वल टू क्या होगा 3y हो गया। तो कहने वाले x माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इक्वल टू 0। यहाँ क्या 0 में बचेगा। तो ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है सेकंड है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बस यही ऑप्शन था, इतना ही करने का था, आगे बताने का नहीं था। इसमें समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर क्या होगा 26 है और x बराबर 3y, x बराबर 3y। यानी एगो ऑप्शन ए दिया हुआ है, एगो ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, पूरा सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल सी क्वेश्चन था। कह रहा था यदि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो मान लीजिए पहला संख्या x माने दूसरा संख्या y, तो x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26 है लिखा हुआ है। और क्या दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की तिगना है। यानी एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या x है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 3y। तो ये तो होगा नहीं, इसमें अंतर है ये नहीं, इसमें ये है तो ये नहीं होगा। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगना, यानी x जाए क्या 3y के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 का हम सॉल्यूशन कर रहा हूं। यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा, दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण से 18 डिग्री ज्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण होता क्या है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं बाबू, संपूरक कोण कहते हैं। पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, संपूरक मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो संपूरक कोण की यहाँ चर्चा है फिलहाल जी क्वेश्चन में, वो बताता हूँ। तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ये बड़ा हिस्सा मान लिए x और छोटा हिस्सा क्या मान लिए y, छोटा हिस्सा y मान लिए। तो संपूरक कोण क्या होगा, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री। ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि दो संपूरक कोण का बड़ा हिस्सा x है, क्या है बड़ा हिस्सा x है, बड़ा हिस्सा अपने लघुत्तम कोण से 18 डिग्री ज्यादा हो। तो लघुत्तम कोण मतलब ये बड़ा कोण है, क्या छोटा कोण है, तो इससे कितना डिग्री ज्यादा 18 डिग्री। ज्यादा कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। यानी जो बड़ा हिस्सा है छोटा हिस्सा के बराबर नहीं, छोटा हिस्सा से कितना डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 18 डिग्री। तो इक्वेशन सेकंड हो गया। ठीक है ना। अब ये दोनों से क्या करिए, मान निकाल लीजिए। बड़ा हिस्सा पूछा था x के मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड, उतना लिखने की जरूरत नहीं।
MCQ में डायरेक्ट बनाइए। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है, तो हमसे बड़ा हिस्सा पूछ रहा था x का वैल्यू, तो ये देखिए कट गया बाबू, ये जोड़ दीजिए 2x होगा इक्वल टू कितना होगा 8 होगा। ठीक है ना, ये 9 होगा, ये 1 होगा, काट दीजिए। तो x एक स्टेप बढ़ाइए देता हूँ, दीजिए काटिए एक बार बढ़ा के। तो इतना काट कितना डिग्री आएगा बाबू बड़ा हिस्सा, तो बड़ा हिस्सा आएगा 99 डिग्री। 99 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, माने तो बाई भी मान निकाल सकते हैं आप। देखिए हम जो x का मान पुट करेंगे, ठीक है, तो बाई बराबर क्या आएगा 180 डिग्री और माइनस 99 डिग्री। ठीक है, तो घटेगा क्या आएगा 81 डिग्री आएगा। ये छोटा हिस्सा हुआ, ये क्या हुआ बड़ा हिस्सा, तो वही हमको बड़ा हिस्सा के बारे में पूछ रहा था, इसलिए 99 डिग्री हुआ, 81 डिग्री गलत होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन समझ गए उम्मीद करते होंगे। ठीक है ना, क्योंकि दो संपूर्ण कोण का चर्चा होगा जब, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो व्यक्तियों का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपया है, यानी दो सम्मिलित, सम मतलब होता है समान, मिलित मतलब होता है मिला के, सम्मिलित मतलब दोनों मिला के। तो कह रहा था यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपये है, 8000 रुपये है, और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 है, 9:7 हो, 9:7 हो, तो पहले व्यक्ति का आमदनी है, पहले व्यक्ति का आमदनी है, तो पहला व्यक्ति ये है ना, जब भी अनुपात रहेगा तो x करके मानेंगे, x करके मानेंगे। तो माना पहला व्यक्ति क्या मान लेंगे, जिसे x इसमें गुना कर दीजिए 9x हो जाएगा, और दूसरा पहला की हो गया और दूसरा की हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है ना, सम्मिलित मतलब कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए समझने में गलती नहीं करना, जब भी अनुपात दे देगा तो उसको 1 से गुना कर देना। ठीक है ना, तो पहला के लिए दिया था 9, तो 9 से गुना, 9 में 1 से गुना कर देंगे, दूसरा था 7, तो 7 में भी 1 से गुना कर देंगे। तो कह रहा था ना दो व्यक्तियों का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपये है और उनकी आमदनी का अनुपात 9:7 हो, तो पहले व्यक्ति का अनुपात, पहले व्यक्ति का आमदनी है, पहले व्यक्ति का आमदनी है। तो देखिए हमको क्या दिया हुआ है 9x प्लस 7x इक्वल टू 8000 दिया हुआ है। यही कर रहा था यहाँ, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8000 रुपये है, सम्मिलित मतलब दोनों के मिला के, तो दोनों के मिलाने मतलब जोड़ दीजिए, तो सम्मिलित कितना दिया हुआ है, तो यहाँ जोड़ेंगे क्या होगा 16x इक्वल टू 8000 होगा। तो x बराबर काट दीजिए, 16×5 = 80, यानी 500 आया। क्या आया 500 आया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, पहला व्यक्ति यही है ना, तो यहाँ गुना कर दीजिए 9x, 9 गुने क्या हुआ x के मान कितना है 500 है, तो 9×5 = 45, तो कितना हो जाएगा बाबू 4500 रुपया होगा। कितना रुपया होगा 4500 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यही दूसरा व्यक्ति कहता था इसमें गुना कर देते, यहाँ से ये है ना इसमें गुना कर देता, तो 7 गुने इतना हो जाता कितना 3500 रुपया, 3500 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर समीकरण a1x प्लस क्या है b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो कह रहा था अद्वितीय हल हो गया। तो अद्वितीय हल कब होगा बाबू, जब a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, तो क्या होता है अद्वितीय हल होता है। द्वितीय हल, इसको एक हल भी कहा जाता है, एक हल भी कह सकते हैं, एक हल। अद्वितीय हल बोलिए या एक हल बोलिए, अद्वितीय हल बोलिए या एक हल, दोनों का मतलब एक ही हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा था, कौन ऑप्शन होगा a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए ऐसे रहता a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 का, तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ऐसे में जो दिया हुआ रहता तो क्या होता अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल बोलिए या एक हल बोलिए, बात बराबर है। ठीक ना, तो अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के तरफ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज तो पता है क्या होता है, ये देखिए कौन त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे दीजिए ई, इसका ए नाम दीजिए, इसका बी, इसका सी।
तो इस सबसे जो बड़ा भुजा है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। आपको पता है, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बेसिक चीज है। क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है वो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। रटना नहीं, आपको सिद्ध करने के लिए बताया है, ट्रिक बताए थे ना। इसका जैसे साइन थीटा बड़ा होता है पी बट्टा एच होता है, इंटू मतलब होता है गुना, और कोसेक क्या होता है एच बट्टा पी होता है। तो ये गुना होगा तो पी एच होगा, ये गुना होगा तो पी एच होगा। तो कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना गया, ये तो हो गया, टिक मारिए, इसको भी टिक मार देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हमको क्या दिया हुआ बाबू, कोस थीटा बराबर दिया हुआ है ना 21 बटा क्या 29 है। तो हमको साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 1 हमको मान पूछ रहा था। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिखाए थे अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लिखाए थे ना यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू 1, प्लस में ले गया तो माइनस में, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं अंदर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का मान दिया हुआ है, तो कोस थीटा का मान दे ले 21 बटा 29 दिया हुआ है ये स्क्वायर। तो देखिए क्या है 1 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 होगा, और 29 का स्क्वायर है 84 यानी कि 841 होगा, 841 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका नीचे कुछ नहीं है तो ए, जिसको कौन कट्स के नाम से पॉपुलर है लहरिया कट, ठीक है ना। तो 841 माइनस 441 अपॉन कितना होगा बाबू 841, ठीक है। तो ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये घटेगा ना तो 400 बचेगा, ये तो है ये 841। तो 400 का वर्गमूल 20 होता है, 841 का वर्गमूल 29 होता है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 20 बटा 29, 20 बटा 29। तो 20 बटा 29 किधर गया, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू बी होगा, ठीक है। आप तीसरा भुजा निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या है मान लीजिए क्या होता है बी बटा एच होता है ना, हमको पी निकालना, पी आपको लिख लेगा 400, इसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आप पी निकालिएगा तो 29 का स्क्वायर 841 माइनस 441 कितना हो जाएगा 400, 400 पर 20 होगा। और साइन थीटा बराबर इसे भी करिएगा तो वही बात आएगा, लंब बटा कट यानी 20 बटा 29। तो आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी आपका एज यू विश, ठीक है। कैसे बनाइए आंसर वही जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हो गया 8 नंबर। अब देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है कहलाती है। 1 सेकंड देखिए क्या है, पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, कैसा क्वेश्चन देखिए। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, तो 90 डिग्री हो गया। तो क्या करा, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है ऐसी है कर्ण, जो भुजा मिलकर निर्देश कोण बनाती है। मान लीजिए ये कोण बनाया, ठीक है ना, कोण ये बना सकता है, ये बना सकता है थीटा, ठीक है ना, ये कभी नहीं बना सकता है क्योंकि समकोण होता है, ठीक है ना। तो कहलाती है, तो ये देखिए क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाती है। तो ये जो यहाँ देखिए फिर से क्वेश्चन आंसर पढ़ लेता हूँ। समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है कहलाती है। आधार कहलाता है कि लंब कहलाता है कि समद्विभाजक कहलाता है कि माध्यिका कहलाता है। तो जो मिलकर जी कोण बना ना वो, तो एक कोण क्या कहलाता है आधार कहलाता है, दूसरा कोण एक भुजा कर्ण कहलाता है, एक भुजा आधार कहलाता है। तो ये जो है ये आधार कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं एक बार। कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर निर्देश कोण थीटा बनाती है कहलाती है। तो आपको पता है थीटा ए बना सकता है बाबू, ये ए बना सकता है, ठीक है, थीटा ए बना सकता है या ए बना सकता है, ठीक है। तो अगर जो ए भी बनाएगा थीटा, तो ई क्या कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब तथा आधार आपके मानने ये परस्पर निर्भर करता है, ये चीज बताए थे, ठीक है ना। तो ई आधार हो जाएगा, जो ई कोण थीटा बनाएगा तो ई आधार हो जाएगा, आई कोण थीटा बनाएगा तो ई आधार हो जाएगा, यानी कि लंब आधार बदलते रहता है, इट मींस एंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये तो कर्ण होता है, तो कर्ण तो इसमें है नहीं ऑप्शन दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट, 10वां नंबर भी कंप्लीट है। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखिए, साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2 और कोस 45 की भी मान होता है 1/√2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू क्या आता है सेम आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा।
अब देखिए क्या है बाबू, कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखाए थे, सेक थीटा। ये सब तो फॉर्मूले पूछ लिया डायरेक्ट। अब देखिए क्या है, तो इसका मान 1 होता है। क्या था बाबू, 1 होता है। देखिए साइन है ना 18 डिग्री, अपॉन क्या है, कोस 72 डिग्री। तो आपको वैल्यू कितना डिग्री बताए थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस सब कंडीशन में बताए थे। लेकिन 18 डिग्री, 72 डिग्री सबको नहीं बताए थे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो साइन को कोस के साथ रिलेशन रहेगा, टेन के कोट के साथ और कोसेक के सेक के साथ, और दोनों मिलकर रहेगा 90 डिग्री जब भी अल्टरनेटिंग एंगल रहेगा। तो किसी एक को चेंज करने का, तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन जो है ना 90 डिग्री में जिसको चेंज करने का था, तो पहले फलन है लिख दीजिए, 90 लिख दिया। अब बताइए 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 18 बचेगा, तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला घटा दीजिए। तो ये चीज लिखा हुआ, ये चीज दोनों क्या है, सेम है। नीचे वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए। किसी एक को चेंज करना, ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक को चेंज कर दें दोनों सेम हो जाएगा। अभी भले 72 डिग्री लिखा हुआ, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा क्या है, 72 डिग्री है, बेटा क्या है, कोस 72 डिग्री। इसलिए कटने पर क्या आया, 1 आया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बाबू 0,0। ये सब तो रट चुके बाबू एक बार, नहीं तो देखिए प्रोसेस समझिए। ई है ना यहाँ पे, अगर आप खींचे होंगे, ठीक है। तो ई x होता है बाबू, ई वाई होता है, ठीक है ना, सॉरी। देखिए ई x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है इसी को यहाँ पे x y दोनों का मान क्या होता है, 0 0 होता है। और x के भी मान होता है 0, y के भी मान होता है 0। तो x, y का मान 0 0 होता है। इसी क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 0,0। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x निर्देशांक है, जैसे एक है ना x, y। तो ई जैसे लिखा हुआ है तो इसको भुज बोलते हैं। पहला को भुज बोलते हैं बाबू, और दूसरा को कोटि बोलते हैं। कोटि बोलिए या बाई निर्देशांक बोलिए। x को भुज बोलिए या x निर्देशांक बोलिए, y को कोटि बोलिए या बाई निर्देशांक बोलिए। ठीक है। तो x निर्देशांक कहलाता है, तो x निर्देशांक को भुज बोलते हैं, y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा था x निर्देशांक, तो इसको क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x अक्ष पर y निर्देशांक होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, x अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है ना। तो x अक्ष पर तो जो कहेगा वो होता है 1, और y क्या हो जाएगा 0, और y निर्देशांक पूछेगा तो क्या होगा 0,1। ठीक है ना। तो जिसके बारे में पूछेगा वो क्या होता है, तो कहता है x अक्ष पर y निर्देशांक होता है। तो x अक्ष पर यहाँ कह रहा है x अक्ष पर y निर्देशांक होता है, तो x अक्ष पर y के मान 0 होता है। या ऐसे भी क्वेश्चन देता है y अक्ष पर x निर्देशांक होता है तो 0 होता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन में क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बाबू, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो इसका देखिए प्रोसेस बता देते हैं, क्योंकि ऐसा 1-2 नंबर फिक्स से पूछना ही पूछना है। ठीक है। तो समझिए थोड़ा सा प्रोसेस इसका। ये देखिए x होता है बाबू, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखिए बिंदु में ने पहले x का वैल्यू लिखा था, उसके बाद y का। जब भी कुछ लिखा हुआ है जैसे 3, कुछ भी लिखा हुआ है तो याद रखिएगा पहला x होता है बाबू, दूसरा y होता है। और x के मान 3 है, y के मान 4 है। कुछ भी लिखा है, कुछ भी, कोई भी रहेगा रियल नंबर रहेगा। ठीक है। तो पहला जो वैल्यू रहेगा वो x का वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है y का वैल्यू होता है। ठीक है। तो पहले x लिखा था। अब मान लीजिए कोई घर में एंट्री कीजिए, मान लीजिए हम पहले घर में एंट्री करते हैं, और डैश के मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। ये डैश लगा हुआ उसके मतलब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पहला देखिए नहीं इस पर डैश है, नहीं इस पर डैश है, मतलब पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, पहला दूसरा दोनों पॉजिटिव है। इसमें आइए तो पहले x का वैल्यू लिखा था, तो डैश के मतलब होता है निगेटिव, तो पहला ही निगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। अब इसमें आइए तो इसमें डैश के मतलब होता है निगेटिव, पहले x के वैल्यू लिखा था, तो x भी इसमें निगेटिव है, y भी क्या है, निगेटिव है। और इसमें देखिए x पहले लिखिए तो x इसमें डैश नहीं है ना, तो x पॉजिटिव है, क्या है, y निगेटिव है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। पता है जैसे x, y है ना, तो इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। तो दोनों ऋणात्मक है। कौन चतुर्थांश में, तीसरा है, कोमा है तीसरा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा।
ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से बिंदु 3,4 की दूरी है, तो जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा देखो रूट पारिएगा, ठीक है ना, और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा रूट में, तो 3 का स्क्वायर वो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो जोड़ दीजिए क्या होगा 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो इस कंडीशन अपनाना है, डिजिट चेंज करेगा प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा वो 5 इकाई, कितना इकाई 5 इकाई। तो ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको मिटाता हूँ, लिख लीजिए, प्रोसेस बता ही दिए थे, ठीक है। अब देखिए दो बिंदु है, यह बिंदु ए, इसका नाम दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, इसका पॉइंट दिया हुआ है ए बी, इसका पॉइंट दिया हुआ माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये इसकी दूरी पूछ रहा है, तो बिंदु इतना रहता है, बीच की दूरी है, मान लीजिए बीच की दूरी हम क्या मान लिए, कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए p मान लिए, तो p का पॉइंट दे दिए x, y, तो इसी का हमको दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी किसका x, y का, तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x1 x2 y1 y2 कौन है, देखिए ये पहला होता है x1, दूसरा होता है y1, ये होता है x2, होता है क्या होता है y2। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू x2, तो x2 कितना a है ना, x2 माइनस x1, x1 के मान कितना है a है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 का मान इतना है अब माइनस y1 के मान इतना है, तो इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस एक रहेगा, तो a 2a होगा ना बाबू, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस और उसे ही माइनस 2b होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, b स्क्वायर हो गया। तो इसमें 4 कॉमन ले लीजिए, देखिए 4 क्या करेंगे बाबू कॉमन ले लें, ठीक है। क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 2 बाहर रहेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 बाहर रहेगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है दूरी का कितना फॉर्मूला ऐसे लिखता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में, ठीक है। तो ऐसे भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख के बनाइए, ऐसे लिख के बनाइए, लेकिन आपको पता है माइनस रही है प्लस रही है, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए दूरी फॉर्मूला दोनों होता है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। भले यहाँ आपको लग रहा है कि डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ कुछ भी घटाइए जोड़िए, स्क्वायर कीजिएगा क्या आएगा पॉजिटिव ही ना आएगा, करके इसे भी बना के देख लीजिए, वही आंसर आएगा, ठीक है। हम बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्या है, बिंदु वो इतना तथा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है, मध्य बिंदु का भुज है। तो देखिए x, y बिंदु होता है x, y, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला, यानी मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कुछ क्या है, दाल में काला, मध्य बिंदु का भुज है, तो इसको देखो बाबू भुज बोलते हैं, पता है ना आपको, भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटि। तो पहला के मान होगा, दूसरा के मान होगा, यानी भुज पूछेगा तो देखिए ए आंसर देंगे, कोटि पूछता तो वो देते, तो ये आंसर दिया है x1 प्लस x2 बटा 2 कर देंगे हम, x1 प्लस x2 बटा 2, हाँ होगा सी नंबर आंसर इसका, ठीक है। यही कोटि पूछता तो ये होता, ठीक है, तो कोटि नहीं पूछा। अब देखिए बिंदु वो इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे मान लीजिए एक और पॉइंट है, ए है, ये बी है, इसका नाम ए है, इसका बी है, ये x है बाबू, ये y है, सॉरी x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है और y2 है, ये मिलाने वाले रेखाखंड m अनुपात n में, जैसे अनुपात हम पढ़ाए थे, इसको m लिखाए थे, इसको n लिखाए थे, लेकिन इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, इसके लिए आपको दिया हुआ m1, ये क्या है m2 है। तो मध्य बिंदु के अंतर विभाजन सूत्र हम लिखाए थे, अंतर विभाजन सूत्र, मान लीजिए बिंदु P है x, y का, तो बिंदु P x, y का अंतर विभाजन सूत्र हम लिखाए थे आपको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और क्या लिखाए थे कोमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो यहाँ जो अनुपात हम बताए थे mn, ठीक है, mn के लिए यहाँ पर यहाँ क्या दिया है m1 m2, तो रख दीजिए, m के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए इसके लिए यहाँ पे a रखेंगे, इसके लिए यहाँ पे a यूज करेंगे, ठीक है ना। तो m है ना, mx2 सॉरी, इसका m1 होगा, x2 होगा, ठीक है, और ये क्या होगा
m2 होगा x1 होगा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 होगा, ठीक है। ये क्या होगा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m1 m2 करके ही बनाया, हम ऐसे बताया था, ठीक है ना। तो हम देखिए क्या इसमें पूछ रहा है, रुक जाइए देखते हैं। तो अंतर विभाजन करती है तो x का मान होगा, तो ये देखिए पहला होता है x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू e होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, बोला कलर गया ये तो नहीं होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 ये होगा। और ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हम ऐसे करके जब भी स्टूडेंट की पढ़ाए थे mn करके माने थे अनुपात, इसमें क्या दिया हुआ है m1 m2, तो ऐसे भी मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, लास्ट में पुट कर देंगे जैसा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। अब देखिए क्या है, ये तो हो गया ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो फॉर्मूले पे है इसका ए नंबर होगा ऑप्शन, ठीक है ना। अब देखिए 22 नंबर क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज का अनुपात 64:121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में बराबर होता है, और दो समरूप त्रिभुज है, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मान लीजिए, पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दो त्रिभुज, पहला त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ABC, इसका नाम दे दीजिए कुछ नाम दे दीजिए PQR। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ भुजा पूछ रहा है आपसे, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी मान लीजिए कि AB और इसका अनुपात होगा, यानी इतना, यानी कहने मतलब AB बट्टा क्या होगा PQ के स्क्वायर, ठीक है ना। अब बराबर क्या होगा AC बट्टा PR के स्क्वायर, अब बराबर BC बट्टा QR का स्क्वायर, ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए हमको क्या करना है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात इतना है, यानी दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात इतना हो, यानी दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 64:121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है। यानी क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ है, मान लीजिए इसका अनुपात दिया हुआ 64 है, और इसका कितना है 121 है, तो सब भुजा आपस में बराबर है, वो किसी को निकालिए, बस हो गया कहानी खत्म। कुल के निकालना जरूरी नहीं, क्योंकि सब आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। अब देखिए बाबू स्क्वायर छोड़ेंगे तो इधर रूट में जाएगा, कुछ में जाएगा रूट में 121, इसे पढ़ने में सिद्ध किए थे, ठीक है, समरूप इतना। अब देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, तो 8:11 होगा, यानी भुजा जैसे AB अनुपात PQ का वैल्यू हम क्या अनुपात क्या आ गया 8:11, देखिए दिया 8:11, हाँ दिया है, तो ए आंसर होगा, ठीक है, ए आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 23 है, बेलन का आयतन होता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो फॉर्मूले है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 24 नंबर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार, तो आधार हमको क्या दिया हुआ है बाबू, आधार हमको दिया हुआ है, आधार दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, सेंटीसी मतलब सेंटीमीटर होता है, सेमी मतलब होता है सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया हुआ, ऊंचाई बोले तो आधार को देखिए हम इंग्लिश में लिखा थोड़ा, ठीक है, कदर गया, जिसका आधार को हम क्या लिखते हैं बी लिखते हैं, तो बी दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई को एच लिखते हैं, एच कितना दिया हुआ 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ रहा हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है इतना है, ऊंचाई कितना है इतना है, तो देखिए 1/2 हो गया इतना, ये पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा नीचे 10 आएगा, क्या आएगा बाबू 10 आएगा। अब काट दीजिए 25 25 5 दूना 10, 5 दूना 10, अभी देखिए 2 से काटिए इतना होगा, फिर 2 से काटिए कितना होगा 27 होगा। अब ये गुना कर दीजिए 27 5 35 यानी 135 आएगा, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू सी होगा। अब नेक्स्ट देखिए गोला का आयतन होता है, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सब तो फॉर्मूले है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा बी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग चिन्ह का मान होता है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बट्टा 2, ये सब तो बताया है, ठीक है ना।
अब देखिए 5 फिर 6 कितना दिया हुआ है, इतना का माध्य 11 है, तो इसका मान पूछा है, तो माध्य बताए हैं। माध्य क्या था बाबू, सभी संख्या का जोड़। तो जोड़िए, माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, बोलिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता सभी संख्या का जोड़, तो इतना जोड़िए। तो x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। अब माध्य का क्या था, सभी संख्या का जोड़ बटा कुल संख्या, कोई संख्या 5 कोई संख्या। अब माध्य का मान कितना दिया हुआ बाबू, 11 दिया हुआ है, तो x लग जोड़िए, x 2x 3x 4x। देखिए अंक वाला अंक के साथ जोड़ना है, 8 6 14 14 8। अरे अंक वाला अंक के साथ जोड़ना है, 8 6 14 8 6 14 14 4 18 18 2 20, क्या होगा 20 होगा, बट्टा कितना है 5 है। ये भाग में जाएगा तो गुना होगा जाएगा, 55 हो जाएगा इक्वल टू 5x प्लस 20। तो 55 है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, बराबर 5x होगा। तो घटेगा कितना बचेगा, 35 बराबर 5x। तो 35 बट्टा 5 बराबर x हो जाएगा, तो ये कटेगा कितना आ जाएगा 7, यानी x के मान कितना निकल गया हुआ 7 हो गया, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कभी कभी कंफ्यूज कर देगा आपको, कभी कभी विचलन भी दिया रहेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। देखिए नोट्स में लिख लीजिए, आपको बहुत काम देगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डिजिट चेंज करता है, कभी कुछ दूसरा चीज दे ले रहेगा। यहाँ क्या दिया, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर दिया, परिसर की जगह विचलन भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, लिखते हैं निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य तो है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, तो कौन नहीं होगा बाबू, डी नंबर, यानी ई केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं है। ठीक है, कभी विचलन भी ऑप्शन दे देगा, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए माध्य माध्यिका तथा बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन कभी कुछ अलग भी दे सकता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, माध्य माध्यिका बहुलक। अब देखिए क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है। तो आलेख की सहायता से हम एक ही चीज को माप निकालते हैं, वही माध्यिका तुरंत जब खींचा जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब देखिए संचय बारंबारता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है। तो देखिए माध्य में तो संचय बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें बारंबारता निकालते हैं, वर्ग अंतराल उसका एफ करके कर देते हैं, दोनों को गुना करके। ठीक है ना, तो इसमें तो संचय बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ता है, बहुलक में भी नहीं पड़ता। तो क्या होगा, माध्यिका, माध्यिका में लिखा जाता है संचय बारंबारता, तो किसका प्रयोग किया जाता है, माध्यिका, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा ही बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है।